नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बाजरा और अन्य पोषक अनाज को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार चलाएगी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किया है घोषित। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ई श्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म ने श्रमिकों की बदली तस्वीर। ई श्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 28 करोड़ श्रमिक करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड श्रमिकों में 400 से अधिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं शामिल। महाराष्ट्र सरकार नियमित कर्ज अदायगी करने वाले किसानों को देगी 50,000 का अनुदान। सूबे के करीब 14 लाख किसानों को होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान साबर डेयरी का दौरा किया। पीएम ने वहां लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साबर डेयरी में एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साबर चीज एंड वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखी। ध्यान रहे कि साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनाती है और उसका विपणन करती है। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने साबर डेयरी का दौरा किया। उन्होंने संयंत्र से जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का बारीकी से निरीक्षण किया। संयंत्र का लेआउट वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। लगभग शून्य उत्सर्जन वाले इस संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है। ये संयंत्र नवीनतम और पूरी तरह से स्वचालित बल्क पैकिंग लाइन से सुसज्जित है। और आगे बढ़ते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर कृषि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बाजरा और अन्य पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों के साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के समन्वय से पोषक अनाज को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने मार्च 2021 में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। बैठक को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने IYOM 2023 के भव्य समारोह के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई है। IYOM 2023 की कार्य योजना उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना भी शुरू की है। तोमर ने बताया कि पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति और सचिव DA एंड FW और सचिव DARE की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया है। सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। बाजरे के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरे को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया और बाजरे को पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया। 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने RKVY रफ्तार के तहत 250 स्टार्टअप को साथ लिया है। 66 से अधिक स्टार्टअप की
6.2 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया गया है, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप को आगे वित्त पोषण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके द्वारा अब तक हम 28 करोड़ श्रमिकों को 400 से अधिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। The Ministry of Labour and Employment has also launched a digital platform called eShram, through which we have registered over 280 million unorganized sector workers engaged in 400 occupations. This helps us in the identification of informal sector workers across India and creation of a credible real-time database with help in the effective delivery of social security and welfare scheme. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मंत्री समूह की बैठक में नियमित कर्ज अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही राज्य में मार्च 2022 तक कर्ज, राजनीतिक तथा सामाजिक मामले वापस लेने सहित कुल 13 अहम फैसले लिए हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। राज्य में नियमित कर्ज अदा करने वाले किसानों को 50,000 रुपए अनुदान देने से सूबे के करीब 14 लाख किसानों को फायदा होगा और लगभग 5,722 करोड़ रुपए का भार सरकारी खजाने पर बढ़ेगा। इस योजना का लाभ जिन किसानों की मौत हो गई है उनके आश्रितों को भी मिलेगा। मंत्री समूह की बैठक में प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली में व्यापक स्तर पर सुधार कर वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने 2024-25 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को 12 से 15% तक कम करने का भी लक्ष्य दिया है। प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की मंजूरी दी गई है। इससे करीब 1 करोड़ 66 लाख ग्राहकों को फायदा होगा। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग विषय वस्तु पर आयोजित एक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस संगोष्ठी का आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, डीसीपीसी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड ICSC को अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया की उपस्थिति में डीसीपीसी और ILO के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। और इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि रासायनिक उद्योग वृद्धिशील भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसके भंडारण और प्रसंस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करके सबसे सुरक्षित व कुशल प्रक्रियाओं को लागू करके मजबूत तकनीकों को स्थापित करके उद्योग की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हमें वैश्विक सुरक्षा मानकों और अभ्यासों का अनुपालन करना चाहिए। जिस टाइप के केमिकल, जिस टाइप के पेट्रोकेमिकल जिस जगह पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं या तो स्टोरेज कर रहे हैं, वो कैसे सेफ हो, और उसकी सेफ्टी के लिए एक इंटरनेशनल मानक होता है। ये मानक के अनुसार उसको रखा जाता है या तो उसकी प्रोसेस की जाती है, और ये स्थिति में वो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस का हम इंप्लीमेंट करें, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी या तो सेफ इक्विपमेंट से हम उसका रिएक्शन करें। इस इंडस्ट्रीज सेप्टिसाइड हो गए। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, उसकी सेफ्टी ये उसके पर डिपेंडेंट है और उसके अवेयरनेस पर डिपेंडेंट है। वहां जो काम करने वाले लोग हैं उसमें यहां जिस टाइप का केमिकल्स का रिएक्शन हो रहा है, जिस टाइप का हैजार्डस होने की संभावना है, डायरेक्टली ये केमिकल्स हैजार्डस नहीं है, लेकिन कभी रिएक्शन हो जाता है तो हैजार्डस हो जाता है। लिपिड है, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ प्रोसेस कर गया तो हैजार्डस हो जाता है। तो क्या क्या संभावना होती है उसको हैजार्डस होने की, और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है, कौन सी सेफ्टी की आवश्यकता होती है, और सेफ्टी के लिए वहां काम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस ट्रेनिंग के आधार पर व्यक्ति कुछ इंसिडेंट हो जाए तो अपने स्वयं को सेव कर पाए।
और इसलिए एक इंटरनेशनल मानांक ILO ने जो तय किया है उसके साथ हिंदुस्तान को जोड़ना स्वाभाविक है। और भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य शासन के मूंग खरीदी सहित अन्य किसान हितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री चौहान का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने किसानों के कल्याण से संबंध में आपको बता दें कि कई बातें भी उन्होंने सुझाव दिए और इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भविष्य में भी प्राथमिकता के साथ किसान कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भारतीय किसान संघ के पद अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के किसानों के हित में संचालित योजनाओं की सतत समीक्षा का क्रम भी जारी रहेगा। और आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को मंडियों में उड़द का कारोबार कुल मिलाकर मिला जुला रहा। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 26 जुलाई को उड़द का भाव रहा 7,300 रूपए। 27 जुलाई को ये 20 रूपए चढ़कर 7,320 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही आगरा मंडी में 26 जुलाई को उड़द का भाव रहा 7,450 रूपए। 27 जुलाई को इसके सौदे में 10 रूपए की मामूली तेजी आई और भाव 7,460 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में इस दौरान उड़द में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 26 जुलाई और 27 जुलाई को ये 8,700 रूपए क्विंटल पर बिकी। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में 50 रूपए की गिरावट दर्ज की गई। 26 जुलाई को यहाँ उड़द का भाव रहा 6,900 रूपए, जो 27 जुलाई को लुढ़क कर 6,850 रूपए पर आ गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में 5,30,000 बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,60,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक देश से 11 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज के सौदों में उतार चढ़ाव दिखा। एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 26 जुलाई को प्याज का भाव रहा 950 रूपए। 27 जुलाई को इसमें 50 रूपए की बढ़त हुई और भाव 1,000 रूपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 26 जुलाई को प्याज की खरीद 1,380 रूपए पर हुई। 27 जुलाई को यहाँ इसका भाव 5 रूपए चढ़कर 1,385 रूपए क्विंटल हो गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 26 जुलाई को इसका भाव था 650 रूपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में 25 रूपए की नरमी आई और भाव 625 रूपए क्विंटल रह गया। वहीं पंजाब की रैया मंडी में प्याज स्थिरता के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 26 जुलाई को इसका भाव था 1,900 रूपए। 27 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और ये 1,900 रूपए पर ही टिका रहा। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3,17,00,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2,66,00,000 टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था।
और भारी बारिश के कारण इस सीजन में असम में चाय उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस साल जून और जुलाई में गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में चाय की आवक लगभग 80 लाख किलोग्राम कम हो गई है। इस साल पिछले 2 महीनों के दौरान भारी बारिश के कारण कम से कम 20% उत्पादन कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें लगभग 39 मिलियन किलोग्राम की कमी होगी, लेकिन कुल मिलाकर जुलाई तक कॉर्प 2021 के उत्पादन के समान होगा। मई 2022 तक लगभग 38.90 मिलियन किलोग्राम अतिरिक्त उत्पादन में है। और गुवाहाटी टी ऑक्शन बायर्स एसोसिएशन के सचिव दिनेश बिहानी ने बताया है कि जून जुलाई में बारिश की वजह से 8 लाख किलोग्राम चाय की आमदनी कम हुई है। पिछले 4 सप्ताह में 2.5 लाख टन चाय की पेटी कम मिली है। बारिश के कारण पत्ते भी कम मिले हैं। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर के अंदर में ड्यू टू क्रॉप शॉर्टेज इन जून एंड जुलाई आपका करीब 8 लाख किलो चाय का आमदनी कम हुआ है। करीब 2.5 लाख पेटी का हमको अराइवल पिछला 4 वीक में कम मिला है। उसका मेन रीज़न ये था कि जून और जुलाई के अंदर में बारिश ज़्यादा होने की वजह से पत्तों की आमदनी कम रही, लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मई तक पूरा आसाम का प्रोडक्शन करीब 39 मिलियन किलो ज़्यादा था। तो यदि हम इन लोग को जून और जुलाई के क्रॉप यदि 20% डाउन गिनते हैं तो करीब 38-39 मिलियन किलो का क्रॉप शॉर्टफॉल होता है, वो जाके मई का प्रोडक्शन से कवर हो जाता है। और दिनेश बिहानी ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है और परंपरागत ग्रेड चाय की मजबूत मांग है। नीलामी की कीमतें पिछले साल की कीमतों से 50 रुपए से अधिक हैं। ये निर्यातकों से परंपरागत चाय की मजबूत मांग के कारण है। उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए विदेशी खरीदारों ने अपनी खरीद को भारतीय बाजारों की ओर मोड़ दिया है। दिनेश बिहानी ने कहा है कि अब ऐसा लगता है कि परंपरागत ग्रेड की बेहतर मांग देखने को मिल सकती है और आने वाले सीजन में अच्छी कीमतें मिल सकती हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस साल ऑर्थोडॉक्स ग्रेड का चाय का प्राइसेस काफी उठा है। ड्यू टू श्रीलंका का इकोनॉमी डाउन होने के चलते बहुत सा एक्सपोर्ट का बायर जो पहले श्रीलंका में लेता था अभी हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इसमें खुशी का बात यह भी है कि गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में जो ऑर्थोडॉक्स चाय बगान वाले प्रिंट कर रहे हैं उनका चाय करीब 50 से 70 रुपए लास्ट ईयर से ऊपर बिक रहा है। कुछ ग्रेडों के अंदर में 100 रुपए ऊपर तक कभी चाय का दाम मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर में ऑर्थोडॉक्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांव में 4G सेवा को ले जाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी। अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इससे देश के कोने कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में मदद मिलेगी। 25,000 विलेजेस को कवर करने के लिए टोटल 26,316 करोड़ 26,316 करोड़ का कंप्लीट एक पैकेज अप्रूव किया है, जो सैचुरेशन कवरेज के नाम से जाना जाएगा। सैचुरेशन कवरेज में कंप्लीट ये जितने भी गांव हैं इन सब गांवों को कवर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है अंत्योदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबका साथ सबका विकास। किसी भी फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाना जो कि समाज के अंतिम छोर पे है, वंचित है, अवहेलित है, डिप्राइव्ड है, जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, वहां तक डेवलपमेंट को पहुंचाना हमारे सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा निश्चित गोल है। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर और करनाल के किसान धान के खेतों से खरपतवार को हटा दे। अगर कोई कीट या बीमारी लगी है तो जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर ले। खेत में अगर जरूरत से ज्यादा पानी भर गया है तो उसे निकालने की व्यवस्था करें। बासमती धान में जड़ गलन की समस्या से बचने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले।
यहाँ के किसान धान के खेतों में वर्षा जल का लाभ लेने के लिए मेड़ों को मजबूत कर ले। हरियाणा में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान कपास की सिंचाई करने से फिलहाल बचे और फसल पर किसी भी रसायन का छिड़काव ना करे। जरूरत हो तो खेतों में जमा पानी को भी निकाल दे। इस समय यहाँ के किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें और बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। हरियाणा में इस समय फूल गोभी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। पंजाब में गन्ना, बैंगन और मक्का के किसान भी फसल की सिंचाई करने से बचे। हो सके तो इसके खेतों में पानी इकट्ठा ना होने दे। मौसम को देखते हुए गन्ने और मक्का की फसल में खाद और दवाएं डाल सकते हैं। इस समय इसमें अंकुर भेदक और घुन देखने में आता है। ऐसे में मौसम को देखते हुए कीटनाशकों का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय पछेती अंगमारी को रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। इस समय यहाँ आम, अमरूद और लीची की रुपाई भी की जा सकती है। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा को स्थायी रूप से रोकना पड़ा है। अधिकारियों ने मौसम को देखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से यात्रा फिलहाल रोक दी है। इस बीच मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद करना पड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की है। फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई कनेक्शन की जांच के सिलसिले में एनआईए ने मोतिहारी के चकिया में पीएफआई नेता के आवास पर छापेमारी की। एनआईए की टीम दरभंगा के शंकरपुर गांव भी पहुंची और कई ठिकानों की तलाशी ली। नालंदा में भी कई स्थानों की तलाशी ली गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा संदेश के साथ लद्दाख में 12,000 फीट पर तिरंगा फहराया गया। आईटीबीपी के जवानों ने इसके माध्यम से सबको इस अभियान का हिस्सा बनने का संदेश दिया। कर्नाटक सरकार के गठन के 1 साल पूरे होने के मौके पर जनोत्सव नाम से मनाए जाने वाले जश्न को मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या को लेकर यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जांच के लिए वे एनआईए जांच के पक्ष में हैं। मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि मंकी पॉक्स से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स गंभीर बीमारी नहीं है। संक्रमित व्यक्ति अपने आप को छुपाए नहीं, बल्कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर की निगरानी में ही अपना इलाज कराएं।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि देश में जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी नई दिल्ली में परिवार नियोजन पर आयोजित एक सम्मेलन में परिवार नियोजन के लिए इंडिया विजन 2030 जारी करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 31 राज्यों में जन्म दर 2.1% और कुछ राज्यों में इससे भी कम है। देश में 56% से भी ज्यादा लोग परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।